नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमांशु शुक्ला। आप सभी का स्वागत करता हूं बिजनेस स्ट्रीट में। दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी हमारे एपिसोड में आप सभी के लिए बहुत कुछ खास है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के हमारे सफ़र की। दोस्तों, हमारे शो में आज हम आपको यूनिवर्सिटी एजुकेशन के एक बिल्कुल नए रूप से परिचित करा रहे हैं। आइए देखते हैं। जामिया हमदर्द यानी वो विश्वविद्यालय जहां कंपैशन की लहर बहती है। वो विश्वविद्यालय जहां एक ऐसी क्रांति की तैयारी हो रही है जो भारतीय शिक्षा जगत में नई ताजगी लाएगी। Hamdard word itself, Hamdard, is such an important and sacred word for us. Hamdard means compassion, feeling for, sharing of the pain is Hamdard. दिल्ली में स्थित ये विश्वविद्यालय औरों से अलग दिखता है। यहाँ के पाठ्यक्रम में नवीनता और उपयोगिता है, जिसमें लॉ का सिलेबस एक अच्छा उदाहरण है। उसमें मैं एक दो कोर्सेज का आपको बताऊंगा। जैसे हमारे हैं मेडिकल नेग्लिजेंस, बहुत कम है हिंदुस्तान में जो पढ़ाई जाती है, वो यहाँ पे रहेगी। साइबर लॉ एंड साइबर क्राइम है, दुनिया भर में ये चर्चा है। हमारे मुल्क में भी डिफ्रॉड हो रहे हैं बहुत से लोग आ गए, वो हम डालना चाहते हैं। फॉरेंसिक मेडिसिन में जो परेशानियां हमारी आ रही है, फॉरेंसिक लॉ इसमें आ रहा है। इसी तरह की जिसमें वो चीज़ जैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है। आज की दुनिया पूरी इकॉनमी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पे ही, वो हम डालना चाहते हैं उसमें। इसीलिए इस साल हम कर रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर उसमें नॉन लॉ कोर्सेज होते हैं, जिसके लिए हमारी पूरा हम कर रहे हैं। और सेकंड थर्ड सेमेस्टर ऑनवर्ड्स प्रिडोमिनेंटली यही सब्जेक्ट्स उसमें रखेंगे। ट्रेडिशनल सब्जेक्ट भी होंगे, लेकिन जिन सब्जेक्ट्स पे जोर होगा वो आज के जो हमें ज़रूरत है और आगे चल के जो हमारे बच्चों को ज़रूरत है, जिसमें बहुत डर है हमें। जामिया हमदर्द के लैब में नैनो मेडिसिन और वैक्सीन टेक्नोलॉजी पर असाधारण शोध हो रहे हैं। विजन एंड मिशन है हमारा, उसके अंदर जो हम इंडस्ट्री के साथ कर सकते हैं वो करना चाहते हैं। उसको कैसे हम करेंगे, तो हमने उनको दावत दी यहाँ पे आने की। सो वी हैव millions of dollars have been invested on our campus by international corporate companies doing research on the campus. And for what? For only for those things which are need for the country. मैंने एक एग्जाम्पल दे दिया आपको। एग्जाम्पल इज वैक्सीन डेवलपमेंट। वैक्सीन्स वी कैन बाय फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड, बट it is not necessary that those vaccines will be useful for us here, because we don't have cold chain. We cannot, if we produce a vaccine at one place, it has to go to thousands of kilometers deep in the villages. It cannot reach there. So therefore what we are trying to do is, on this campus, with the help of Hillman Labs, they are trying to create vaccines which are suitable for Indian conditions. सब मिलाकर ये कहा जा सकता है कि ये विश्वविद्यालय शिक्षण संस्थापक और कॉर्पोरेट गठजोड़ों को एक नई ऊंचाई दे रहा है। वो वायरस पे काम कर रही है कि किस तरह वायरस को कोल्ड चेन से निकाल के उसके बगैर ही वो चले, और उन्होंने कामयाबी भी इसमें हासिल की है, जो पूरे हिंदुस्तान और जो हमारे ये गरीब मुल्क इर्द गिर्द है और जो बाहर के मुल्कों में भी दिया जाएगा, ये काम करते हैं। उसमें जो एग्रीमेंट है उसमें सिर्फ उनको ही डेवलप नहीं करना है ये वैक्सीन, उनको हमें भी एक टाइम देना है, हमारे रिसर्च स्कॉलर्स को और हमारे टीचर्स को। इसी तरह बीडी ग्रुप है जिन्होंने फ्लो साइटोमेट्रीज बनाई है।
यहाँ अगर आप इसी बिल्डिंग में उनके टॉप फ्लोर पे है कि जो उन्होंने पहली बनाई है और जो लेटेस्ट आज तक जितने भी वर्जन उन्होंने दिए हैं वो वहाँ पे आप देखेंगे। और पूरे हिंदुस्तान से जो चलाने वाले अपनी अपनी जगहों पे ये फ्लो साइटोमीट्रीज़ है उनको वो एकेडमी में ट्रेनिंग दे रहे हैं, या जहाँ वो नई मशीन नस्ब करते हैं उसको देते हैं। तो उससे हमें टेक्निकल मैन पावर मिलता है। और हमारी उसमें भी यही है कि एग्रीमेंट में कि वो एक ख़ास टाइम हमारे बच्चों को, हमारे रिसर्च स्कॉलर्स को और हमारी टीचर्स को दे दें। जामिया हमदर्द विश्वविद्यालय का एक और पहलू बहुत अनोखा है। यहाँ आयुर्वेद, यूनानी और अंग्रेजी फार्मेसी में सामंजस्य स्थापित करने का भी प्रयास हो रहा है और उसके फल भी दिखाई दे रहे हैं। यहाँ का मेडिकल कॉलेज भी अपने आप में अनोखा है। यहाँ की पढ़ाई में हेल्थ केयर और होलिस्टिक पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। ये भारत के उन चुनिंदा विश्वविद्यालयों में से एक है जहां इच्छुक छात्रों को मुफ्त में IAS परीक्षा की कोचिंग भी दी जा रही है। Last 4 years or 5 years, we have been actually coaching students. At any point of time, you will see here about 75 to 100 students are picked up from all over the country. They are given space to stay and freedom to study. And almost about 40% of them get into some or the other kind of high quality services. In the IAS only we are able to send not more than 3 to 4 out of these 75 students, but we are contributing to that level. However, 35 to 40% of them get into high-end jobs. इतना ही नहीं, ये विश्वविद्यालय अपनी अति उच्च क्वालिटी की प्रयोगशालाओं के द्वारा यूनानी और आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस को आधुनिक आधार देने में लगा हुआ है। आज स्मार्ट सिटीज़ को डिज़ाइन करते वक्त आर्किटेक्ट्स अफोर्डेबल हाउसिंग का उपयोग कर रहे हैं और ये काफ़ी पॉपुलर हो रहा है। भारत के विकास और इसके भौतिक स्वरूप को बदलने के लिए स्मार्ट सिटीज़ बनाई जा रही हैं। और अब सवाल उठता है कि ये स्मार्ट सिटीज़ आखिर हैं क्या? The smart city should be simple to begin with. Simple in planning and simple in functioning. S means smart, simple. Then called M. M equals manageable. The city should be manageable. Easy to manage the city. If not manageable, why should be smart? That's one. Then should be affordable. A means affordable. If city is not affordable, what do you do with smart city? खाली बड़े बड़े अमीर लोग थोड़ा करेंगे उसके अंदर, बाकी तो लोग भी रहने वाली जनता जो काम करने वाले हैं वो भी तो रहने वाले हैं। इट शुड बी अफोर्डेबल। देन आई से आर मीन स्मार्ट का आर होगा रिसोर्सफुल। द सिटी मस्ट हैव रिसोर्सेज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, वाटर सप्लाई, ड्रेनेज, पावर, सनलाइट, लैंड पोर्शन ओवर देयर, नेचुरल ब्यूटी अराउंड दैट ओवर देयर। Also resources for generating employment, industry, workplaces. It must have internal resources. Every city must create some wealth to run it. A business, trading, whatever it is, that should become resourceful. It should be self-sufficient. And then you call T, last called T means technology. Technology is tech savvy. Technology is savvy. The use of technology. The technology be used for bringing efficiency in the city, for managing the city. स्मार्ट सिटीज़ का डिज़ाइन इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखकर किया जाता है।
स्मार्ट सिटीज़ डिज़ाइन करते समय सबसे ज़्यादा आर्किटेक्ट्स इस बात पर ध्यान देते हैं कि ये अफोर्डेबल हों, यानी आम आदमी भी यहाँ पर अपना आशियाना खरीद सके। As a master planner, as an architect, an urban planner, I think all these things put together. Then I use technology, how the technology can be brought into that, which can built into that. So I don't have to dig it again and again. I build my pipeline, my services, my engineering thing, all put together one time. I don't have to excavate it. So they plug to each home, to each building, and they're connected to central place. That's where we think about it. And I must think expansion, I must think of tourism, trade, people come from outside. It should be friendly. People cannot be only dead. There should be activity, there should be some life, there should be some fun in that. So I must create those things also there. Some must have attractions on that, some kind of places which are more attractive, which are fun-loving, which become landmarks, which are iconic to identify the city. All these things I have to put as an architect one time to think of my city of future and smarter. स्मार्ट सिटीज़ को कैसे एनर्जी एफिशिएंट बनाया जाए, आर्किटेक्ट्स के लिए ये सबसे बड़ी चुनौती होती है। I must bring into my building, into city, efficiency in terms of power, energy and water. Two main resources are there. And third is the garbage management. I must as city generate alternative source of power. I cannot keep on getting power. When free power is available to me, I must put solar cell rooftops. That gives me at least about 10-15% power, free power. Then I must say conserve power. Then I must say how to manage the garbage. Now garbage is not to be thrown out in dumping yard, which is old time. No. The garbage must be segregated at each home level, wet and dry garbage. Not to throw out over there, which have central garbage chutes over there, get collected into that over there, get collected into through the chutes into central place over there without people coming and truck and this and that over there. And then they can be segregated, and it can be, after that, the dry garbage can be separated, recycled, and wet garbage can be converted into power, into manure. वाटर हार्वेस्टिंग, नेचुरल लाइटिंग जैसी कई चीजें होती हैं जिनका उपयोग आर्किटेक्ट स्मार्ट सिटीज को डिजाइन करते समय करता है। Whatever water goes out of homes, I recycle them. I reprocess the water over there, effluent treatment over there, and use for the gardening. So I don't have to take water again over there. In one case, I'm doing water. I'm doing a township for atomic energy at Jaitapur. Out of 700-acre layout, I made about 70-acre portion. I made a kind of check dam. I get about my water gets stored over there during monsoon. Around 800 million liters of water. 800 million liters of water gets stored over there. I can use for a whole year. I don't have to dig water from the earth. I don't bring water from pipeline. My water given by nature, I can use for a whole year. Water harvesting, a part of my water harvesting pond in that township. दोस्तों, आज भारत में इको फ्रेंडली फर्नीचर को लुभावना रूप देकर बेचा जा रहा है। ये बहुत फायदेमंद तो है ही, साथ ही बेहद प्रचलित भी हो रहा है। आज बाजार में इको फ्रेंडली फर्नीचर बिक रहे हैं। ये हैं इको फ्रेंडली फर्नीचर के कुछ नमूने। इनमें से कुछ बने हैं डेनिम के स्टिकर्स से, तो कुछ वेस्ट स्लीपर्स को रिसाइकिल करके बनाए गए हैं। इको फर्नीचर का जो सारा कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट ये है कि हाउ आर यू मेकिंग समथिंग वेयर बाय द वेस्ट क्रिएशन इज़ मिनिमल। क्योंकि हम लोग सॉलिड वुड फर्नीचर बनाते हैं तो उसके जितने भी छोटे छोटे लकड़ी के टुकड़े बचते हैं हम उसे फर्नीचर के पीसेस में कन्वर्ट करते हैं। उसी तरीके से वी रिसाइकिल अ लॉट ऑफ वेस्ट। सो वी बाय ओल्ड स्लीपर्स एंड वी कन्वर्ट देम इनटू ब्यूटीफुल सोफास। द मोस्ट इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट विच वी डू इज़ रिसाइकिल डेनिम लेबल्स। हम लोग हर जना कपड़े पहनता है,
और थोड़े टाइम बाद कपड़े फेंके जाते हैं। हर कपड़े के पीछे जो लेबल होता है डेनिम के पीछे खासतौर से, वो रियल लेदर का होता है। अल्टीमेटली दैट गोज वेस्ट इनटू द एनवायरनमेंट एंड एवरीबडी नोज दैट ट्रीटेड लेदर नेवर रॉट्स, सो इट इज ऑलवेज देयर क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम इन द एनवायरनमेंट। वी कॉल इट द रीइनकार्नेशन ऑफ द प्रोडक्ट। तो हम पुराने कपड़ों में से वो लेबल्स निकाल के उनके बहुत सुंदर पैचवर्क से सोफ़ास, सीटिंग्स, स्टोरेज मटेरियल्स वगैरह बनाते हैं। ये देखिए, इन स्टूल्स के कुशन रैग्स वेस्ट फटी दरियों से बने हैं। ये टेबल रिसाइकल्ड वुड से बना है और ये मिरर का फ्रेम न्यूज़पेपर से। ये फर्नीचर ड्यूरेबल और इको फ्रेंडली तो है ही, साथ ही देखने में खूबसूरत है और लोगों को पसंद भी आ रहे हैं। आज भारतीय ई कॉमर्स इंडस्ट्री पूरी तरह से कस्टमाइज्ड और स्पेशलाइज्ड हो रही है। आइए देखते हैं इसी पर हमारी एक रिपोर्ट। भारतीय बाजार में ई कॉमर्स अब अगले पायदान की ओर बढ़ रहा है। अब स्पेशलाइज्ड ई कॉमर्स पोर्टल्स खुल रहे हैं। इस पोर्टल पर केवल गैजेट एसेसरीज बिकती हैं, जैसे फ़ोन कवर्स और स्मार्ट वॉचेस। इस पोर्टल पर दुनिया के सभी फ़ोन्स की एसेसरीज भी मिलती हैं। ये देखिए, We have just launched our website goners.com, which contains all the product of smart gadgets and gadget accessories, which includes smart watches as a major candidate, and we are now focusing to the fitness accessories like smart bands and other variants of them. हालांकि ऐसे पोर्टल्स पर उतनी बिक्री नहीं हो रही है, लेकिन इनकी लोकप्रियता धीरे धीरे बढ़ने लगी है। अगर आप स्मार्ट बैंड की बात करते हैं तो ट्रेस इज़ समथिंग विच इज़ इन अ राउंड शेप बैंड, एंड nobody as in India right now have that feature or the shape of the watch. Along with that, we are providing with all the support which is required with the watch band, and which have a pedometer, which have heart rate tracker, which have sleep monitor and every other features which have been there in all these smart watches. Market smart wearables को लेके बहुत ज़्यादा नॉइजी है इस समय, और बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है स्मार्ट वॉचेस और स्मार्ट बैंड्स को लेके. वन ऑफ द प्रोडक्ट विच वी हैव स्मार्ट बैंड ट्रेस which is giving us a very good response in all the marketplaces from our website also. I think पिछले 3 महीने से हम ऑलमोस्ट 100% ग्रो कर रहे हैं स्मार्ट वेयरेबल्स के अंदर. जैसे फेब में शायद हमने कुछ 1000-5000 पीस किए, 1000-2000 पीस किए थे, तो अब हम मार्च में और अप्रैल के एंड तक हमने 10,000 पीस पर महीने की सेल तक आ चुके हैं. मार्केटिंग स्ट्रेटजी के तहत ऐसे पोर्टल्स कुछ विशेष प्रोडक्ट्स को अपने साथ जोड़कर अपनी पहचान भी बनाना चाह रहे हैं. बिजनेस सीट के हमारे ट्रैवल सेगमेंट में इस हफ्ते आइए हम आपको ले चलते हैं खूबसूरत देश स्पेन की सैर पर. अपनी सांस्कृतिक धरोहर के लिए मशहूर है स्पेन. स्पेन में डायनासोर्स के अवशेष हैं तो रोमन सभ्यता के भी. यहाँ गॉथिक आर्किटेक्चर के अवशेष भी हैं. बर्फ से ढकी पर्वत चोटियां हैं तो हरी घास के मैदान भी. उफान लेता यहाँ का समुद्र पूरे विश्व से पर्यटकों को आकर्षित करता है.
यहाँ कई म्यूजियम हैं जहाँ कल के मशहूर चित्रकारों की पेंटिंग्स रखी हुई हैं। विश्व प्रसिद्ध पिकासो की ओरिजिनल पेंटिंग्स यहाँ के म्यूजियम में रखी हुई हैं। स्पेन में कई चीजें हैं जो कि लोगों को आकर्षित करती हैं, तभी तो यहाँ की 12% आबादी पर्यटन उद्योग में लगी हुई है। Well, for the Indian travelers now, Barcelona is the most popular destination, followed by Madrid and also Andalusia. But there are many other destinations that are not that well known in India, which are also hot, like for example Ibiza in summer, the party island, or even the central regions of Spain, like Castilla-La Mancha or Castilla-León, which have a large number of heritage cities. So those would be the hottest spots for India at the moment. स्पोर्ट्स टूरिज्म का गढ़ है स्पेन। स्पेन को गोल्फ का मक्का भी कहा जाता है। यहाँ करीब 250 गोल्फ क्लब्स हैं, 28 स्कीइंग रिजॉर्ट्स हैं और यहाँ मोटर स्पोर्ट्स की प्रतियोगिता होती ही रहती है। स्पेन में 13 नेशनल पार्क्स हैं। स्पेन के बीचेस भी बहुत प्रसिद्ध हैं और इसके समुद्री तटों से शुरू होने वाली क्रूज पूरे विश्व से पर्यटकों को आकर्षित करती हैं। The beaches, well, we've got 4,500 kilometers of coast, so you can find in Spain every kind of beach you like, whether it be a sand beach or a rock beach. You have them in the Mediterranean, in the Atlantic coast. We have also two groups of islands, one called the Balearic Islands with Mallorca, Menorca, Ibiza and Formentera. The other one, which is in the North African coast, is called Canary Islands, and there you find 7 different islands, some of them with volcanoes, some of them with lush vegetation. So beaches, I mean, is the place in Europe to go for it. One of the largest port for cruises in Europe, whether it be departing from Barcelona or arriving in Barcelona. There are also other cities like Valencia and Mallorca, which also have a large number of cruises in their harbors.